गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके पार्ट 4 है। पार्ट 3 में आपने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आज आपकी तीसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आज परिभाषा क्या होगी इसकी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखो उदाहरण में जिंक और कॉपर सल्फेट क्रिया करके, इसमें देखो ये कैसा तत्व है? अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर कम क्रियाशील है। तो देखो अभी परिभाषा क्या कहती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखो जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। इसको हटाकर किसको? कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? कॉपर। इसको हटाकर इसका स्थान कौन लेता है? जिंक। तो कॉपर की जगह क्या आ जाएगा? जिंक। तो क्या हो जाएगा? Zn, और पीछे वाला क्या है? SO4, और लास्ट में क्या बच जाएगा आपके? कॉपर। इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। ये कॉपर मतलब तांबा, इसको क्या बोलेंगे? जिंक। और ये कॉपर सल्फेट। दूसरा उदाहरण फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें देखो फेरस क्या है? लोहा। इसको क्या बोलेंगे? फेरस मतलब लोहा। कैसा तत्व है? अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है ना? तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो सल्फेट के पास क्या है? कॉपर। तो इसको हटाकर कौन बैठ जाएगा? Fe मतलब लोहा। तो क्या बच जाएगा? FeSO4, फेरस सल्फेट, और लास्ट में क्या बचेगा? कॉपर। ठीक है ना? जैसे कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 30 क्या होते हैं? ज्यादा एक्टिव होते हैं और 30
ज्यादा एक्टिव नहीं होते। उसी प्रकार तत्वों में कुछ तो ज्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ कम एक्टिव होते हैं। इसको याद करने के लिए एक श्रेणी है, मैं आपको बताता हूं। जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। याद करने की ट्रिक है, ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक क्या है? काशी नाथ का माली। ट्रिक याद रखना आपको, काशीनाथ का माली। आलू जरा फीके पकाता है। देखो पहला कौन सा वाक्य याद करना आपको, काशीनाथ का माली। और दूसरा वाक्य आपको कौन सा याद करना है, आलू जरा फीके पकाता है। और तीसरा वाक्य है, कौन है आगे आओ। ठीक है ना? तो काशी किससे स्टार्ट हो रहा है, के से। के मतलब पोटेशियम, इसका लैटिन नाम क्या है, कैलियम, इसलिए के से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? नाथ Na से स्टार्ट हो रहा है, तो Na कौन सा तत्व होगा, सोडियम। लैटिन नाम क्या है इसका, नेट्रियम। ठीक है ना? का मतलब Ca, Ca का मतलब कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। माली, माली किससे स्टार्ट हो रहा है, Mg, तो उसको बोलेंगे मैग्नीशियम। आलू, आलू किससे स्टार्ट हो रहा है, Al से। ठीक है ना? Al आपको याद रखना है। Al का मतलब एल्यूमिनियम। जरा, जरा से आपको याद रखना है Zn, जिंक, जिसे जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है ना? फीके, फीके का मतलब Fe से याद रखना आपको, फेरस, लोहा। पकाता, Pb, लेड बोलते हैं जिसको, और हमारी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, सीसा। ठीक है ना? है का मतलब, H का मतलब हाइड्रोजन। कौन मतलब Cu, कॉपर मतलब तांबा। है का मतलब वापस Hg, इसको बोलते हैं मरकरी, अपनी भाषा में बोलते हैं पारा। थर्मामीटर में काम आता है पारा। ठीक है ना? आगे का मतलब Ag, अर्जेंटा मतलब चांदी। और लास्ट में आओ का मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, Au, औरम मतलब सोना। ये सारणी आपको याद रखनी है। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। के का मतलब पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe फेरस, Pb मतलब लेड, H का मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी पारा, Ag का मतलब चांदी और Au का मतलब सोना। इसमें देखो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम मरकरी और सबसे लास्ट में ऑरम। सबसे कम एक्टिव कौन है, ऑरम। तो सबसे अधिक पोटेशियम,
जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे उसकी सक्रियता श्रेणी कम होती जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम। और सबसे कम और सोना, तो इसको बोलेंगे कम क्रियाशील तत्व। अब देखना इसमें उदाहरण में जिंक कहाँ है? ये रहा जिंक। और उससे कम कॉपर कहाँ है? ये वाला। तो देखो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसका स्थान लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ये सारणी आपको याद करनी है, ट्रिक से याद कर देना। एक सवाल है, दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं, कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे कि इसमें देखना कॉपर और कैल्शियम सल्फेट क्रिया करके बना है आपके CuSO4, और लास्ट में क्या बना? Ca, कैल्शियम। इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? कैल्शियम। देखो सवाल है, दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है या नहीं, कारण स्पष्ट कीजिए। सारणी आपको याद है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें एक कॉपर है, दूसरा है कैल्शियम। उत्पाद में देखो सल्फेट के पास में क्या आया? कॉपर, मतलब ये इसमें अधिक क्रियाशील तत्व है। देखना है सारणी में, तो कॉपर कहां है? देखो इधर, ये रहा। दूसरा क्या है? कैल्शियम। इस अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है? देखो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों का हटाकर उसका स्थान लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखना कॉपर किसको हटा रहा है? कैल्शियम। बल्कि कॉपर क्या है? कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है। और कैल्शियम क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है ना? तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कम क्रियाशील तत्व किसको हटा रहा है? अधिक क्रियाशील तत्व। लेकिन होता है क्या उसका उल्टा? अधिक क्रियाशील तत्व किसको हटाता है? कम क्रियाशील तत्व को हटाता है। इसलिए दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? कॉपर। अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? अधिक क्रियाशील तत्व कैल्शियम को विस्थापित कर रहा है। ठीक है ना? तो दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कम क्रियाशील तत्व कॉपर किसको हटा रहा है?
अधिक क्रियाशील तत्व कैल्शियम को हटा रहा है, बल्कि होता है क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व किसको हटाता है, कम क्रियाशील तत्व को हटाता है। इसलिए दी गई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। इस सारणी को नोट कर देना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक आपस में विस्थापित होते हैं। विस्थापित मतलब विस्थापन या विस्थापित मतलब इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक आपस में विस्थापित होते हैं, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखो, Na2SO4 BaCl2, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट, इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड, Cl है ना इसलिए बेरियम क्लोराइड। इसमें देखना ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारक आपस में विस्थापित होते हैं, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्वि का मतलब दो, दो मतलब अभिकारक आपस में विस्थापित होते हैं। अब देखना इसमें Na2 कहां जाएगा, Cl2 के पास, और Ba कहां पर आएगा, इधर SO4 के पास। ये कहां जाएगा, Ba की जगह। तो इधर क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस, देखो बेरियम इधर आ गया SO4 के पास, तो Na2 कहां जाएगा, Cl2 के पास, NaCl। इधर देखो Cl2 के दो परमाणु और इधर भी दो परमाणु, आगे दो लगा दो, इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड। अगली अभिक्रिया आपके पांचवी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद के
निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद को हमेशा तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो, प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे कि आपके घरों में सिलेंडर में गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? मेथेन, CH4। अंदर तो देखो लिक्विड फॉर्म में होती है, बाहर आती कौन से फॉर्म में हो जाती है? गैसीय फॉर्म में, ठीक है ना। फिर आप माचिस से आप उसको जलाते हो तीली से, तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए मैंने कौन सी गैस बताई थी आपको? ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। ये भी गैस है, तो क्या बनेगा? एक तो CO2, ठीक है ना। कौन से फॉर्म में बन? गैस फॉर्म में। CO2 के साथ क्या बनेगा? H2O। इधर मैं G लिख दूं तो जलवाष्प, S लिखो तो बर्फ, L लिखो तो पानी, और H2O G लिखो तो जलवाष्प। और साथ में क्या उत्पन्न होती है? उष्मा, एनर्जी, हीट भी इसको बोलते हैं। इस उष्मा से आप खाना पकाते हो गैस पर, ठीक है ना। तो सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है? मेथेन। क्या बोलेंगे इसको? मेथेन। इसको ऑक्सीजन, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जलवाष्प, भाप भी बोलते हैं इसको, वेपर, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? मेथेन। और किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। तो क्रिया करके क्या बनेगा? CO2 गैसीय फॉर्म है, जो कि वायुमंडल में चली जाती है वापस, और H2O वो भी गैसीय फॉर्म, मतलब जलवाष्प, ये भी वायुमंडल में चली जाती है। लास्ट में क्या बचती है? उष्मा, जिससे कि हम उस पर खाना पकाते हैं। दूसरा उदाहरण है आपके श्वसन। श्वसन मतलब श्वसन के रूप में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और शरीर के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन। भोजन के टुकड़े कौन करता है? जो गैस अंदर जाती है, कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन अंदर जाती है, इसके टुकड़े करती है, तो साथ में क्या बनता है? देखो CO2। वापस श्वसन के द्वारा हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन सी गैस है? साथ में 6 जल के अणु, और साथ में उष्मा या ऊर्जा, ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। प्राकृतिक गैस का दहन,
और दूसरा श्वसन। ठीक है ना, कितनी अभिक्रिया हो गई? 5। पांचवी अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा। 5 हो गई। छठी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखो, वियोजन में आपको एक उदाहरण बताया था आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है ना, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है? उष्मा देना, एनर्जी देना, गर्म करना। ठीक है ना, इसको उष्मा दी जाए तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा दी जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अभिकारक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तोड़ने के लिए उष्मा दी गई और उत्पाद के रूप में क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड में और ये गैस में। ठीक है ना, थैंक यू।